खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज वाज़े किया है कि निगरान हुकूमत कोई लंबे अरसे के लिए नहीं आई और उनका इरादा जो है वो हुकूमत के इंतज़ामी उमूर को चलाना है और वो हुकूमती निज़ाम कार में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। और उन तासुरात को ज़ाहिल किया जो अक्सर लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को वाज़े कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन करवाएगा हम एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदों के हवाले कर देंगे। लेकिन इससे अहम बात, आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें उन्होंने सानिया जड़ांवाला पर तफसीली गौर किया और कहा कि उन तमाम शरपसंद अनासर को आइनी हाथों से निपटा जाएगा और मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब मज़ार कायद तशरीफ़ लेके गए कराची में और जहाँ पर उन्होंने अक़लियतों और गैर मुस्लिमों के हुकूक और उनके जो अकायद हैं उनके हवाले से काफ़ी सहरासिल गुफ्तगू भी की और कहा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप बराबर के शहरी हैं, उतना ही हुकूक आपका है कि जितना मुसलमानों का। तो ये बड़ी एक रिफ्रेशिंग खुशाइन गुफ्तगू थी जो वज़ीर आज़म ने की, ख़ास तौर पे हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या जड़ांवाला का पेश आया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले मैं आपको, मेरे हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका। फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनीक अहमद साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनीक अहमद साहब। आमिर गौरी साहब भी हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं हमारे वीडियो लिंक पे। आमिर गौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीक अहमद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूं। आज वफाकी काबीना में काफ़ी खुलकर इस पर बात हुई, थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा कि बात क्या हुई, क्या फैसले हुए, कैसे आगे चलने का ख़ुसूसन इस मौजू पे आपने इरादा किया? जी हाँ, ये बड़ा अहम मौजू है, गुफ्तगू का मरकज़ है। आज की मीटिंग इस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन कई दिन से मुझे बात फरमा रहे हैं, वो खुद तशरीफ ले गए जड़ांवाला, आज वो कराची में उन्होंने बात की। तो पैगाम जहां तक प्राइम मिनिस्टर का है और जो हमें दिया उनको आप जाए, जहां तक रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात है कि हाँ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आया है कि नो फेयर नो फेवर, किसी को खौफ नहीं है और किसी को रियायत नहीं देंगे। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो मैं वो करूं, ये तो हम जो भी अर्ज करना चाहते हैं और वफाकी वजीर मजहबी उमूर की जो जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आयद की गई है, उसकी रोशनी में मैं सिर्फ ये बात अर्ज करूंगा कि ये जो काम है, ये इस तरह के जो काम होते हैं जिसमें किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई जालिमाना रवैया रखा जाए, क्या ये किसी मुसलमान का शर्त हो सकता है? ये किसी हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कौन लोग हैं जो दीन के खूबसूरत चेहरे को भगदा बना रहे हैं, बदसूरत बना रहे हैं? और क्या हमारे किसी ऐसे अमल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, उस रहमत की कोई छींट मेरे पास आई है? क्या मैं दीन का नुमाइंदा बन रहा हूं? अल्लाहु अकबर। ये देखना ये है कि कौन लोग हैं जो मुसलमानों के खूबसूरत चेहरे को बदनुमा करना चाहते हैं। कोई मुसलमान इतना संग दिल नहीं हो सकता कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हाँ ये तो हो सकता है कि वो अपनी इबादत में कोई कमी कोताही का शिकार हो जाए जो कि उसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना जो हमारे दीन का तकाजा है, यकीनन ये किसी ऐसे साजिशी आदमी का काम है जो ये चाहता है कि इस अमल के जरिए दीन एक बदनुमा दाग चेहरे पर लग जाए। जी बिल्कुल।
अनीक अहमद साहब, अभी वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के लिए कौमी सतह पे कॉन्फ्रेंस करवानी है, ये जरा थोड़ा सा बताइए क्या इसमें ये कमिंग वेडनेसडे आने वाला बुध हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, जिसमें तमाम यानी मुसलमान उलमा यानी मुख्तलिफ मकादिब फिक्र के वो तशरीफ लाएंगे और तमाम जो गैर मुस्लिम उलमा हैं वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। आने वाला बुध प्राइम मिनिस्टर साहब का ये खुसूसी हुक्म है और इस हुक्म को पेश नजर रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं कमिंग वेडनेसडे को इंशाल्लाह। एक सवाल और सर, वो ये कि हमने इस वाक़े में देखा और इससे पहले वाक़यात में भी देखा कि लाउड स्पीकर का बहुत बेजा और गलत इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, लोगों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। आप समझते हैं कि ये लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है, ये कैसे गलत इस्तेमाल जो है इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसका हल ये है कि जो मसाजिद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाए, पता हो कि कौन वहाँ पे इमाम मस्जिद है, कौन? मसला ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और रजिस्ट्रेशन वगैरह का ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक दीन की तफहीम है और दीन की ताबीर है, उसको आम किया जाए और बताया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, ये बात कि दीन की तालीमात क्या हैं। एक चीज है ना, एक चीज है दीन, एक है फहमे दीन। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर फहमे दीन वाज़े नहीं है? इखलास यानी हम तो जैसे कहते हैं ना फुल ऑफ बिलीफ हम हैं, लेकिन एम्प्टी इन दीन ये ना हो। हमें मालूम हो, जैसे अब अखलाकियात के हवाले से वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक अजीमा पर फायज हैं। ये कुरान करीम फरमा रहा है, ये अखलाक हसना नहीं, अखलाक करीमा नहीं, अखलाक अजीमा। अल्लाहु अकबर। अखलाक हसना माफ कर दो लोगों को, दुरुस्त बिल्कुल ठीक। लेकिन अखलाक अजीमा ये कि ना ही सिर्फ दुश्मनों को माफ करो बल्कि माफ करके उनके लिए दुआ भी करो। यह है हमारा दीन, यह है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हम पर वाज़े हैं ये बात? तफहीम का मसला है बिरादर, तफहीम का। चलता फिरता किरदार एक मुसलमान का होता है, वो नजर आए अपने कौल में, अपने फिल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीक अहमद साहब, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, हम मौजूद थे आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ये भी बात कर रहे थे, तफ़हीम का मसला है, यानी कि हमें तो बचपन से स्कूल से घरों से सिखाया जाता है कि हमने मिलजुल के रहना है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखना है, उनकी इबादत गाहों का उनका एहतराम करना है। ये मतलब हमारे जीन्स में है, इम्प्लांट कर दी जाती है और बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो फिर हम में से ऐसे लोग कैसे निकल आते हैं कि जो इन तमाम चीज़ों को भुला के हर हदें पार कर देते हैं? असल में ना जी, तफहीम उनकी जहाँ पे उन्होंने मिनिस्टर ने बात की, उनका एक अपना नज़रिया है जो मुझे समझ आया। ये स्पेशल इस वक़ुआ को देखेंगे, पहली दफ़ा नहीं हुआ जी। हमारे पाकिस्तान में हर इलाके के कुछ इलाकाई मसाइल हैं। अब जिन लोगों ने ये वाक़या किया होगा, अगर आप उनसे पूछें कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप यानी खुद जो है इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं, तो लिटरली अगर आप जाएंगे इंक्वायर करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि शायद उनके नज़दीक भी खुशबू इस्लाम भी ना आई हो। दूसरा चीज़ तामुल, बिहेवियर इलाकों का, फिर मैं कहता हूँ कुछ इलाकों की बीमारियां मुख्तलिफ हैं। अब यहां पर फिर किसी ने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि मामला हुआ क्या, यानी किसी ने आके इश्ताल दिलाने की कोई भी कोशिश की और लोगों को जुर्रत कैसे हुई? पहली चीज ये है, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो जाकर कानून हाथ में ले लें। मेरा जो मैं जिस बात पे फोकस करूंगा वो ये है, ठीक, अगर आपने ये जो लाउड स्पीकर की तरफ इशारा किया, एग्जैक्टली ये चीज है कि जुर्रत कैसे हुई कि लोगों ने जाकर हाथ में ले लिया सारा कुछ और लाउड स्पीकर्स के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने लोगों को बुलाया और एक बहुत बड़े जुर्म की उन्होंने कोशिश की, सही की और जुर्म कर डाला। अभी क्यों कर डाला भाई? किसने तुम्हें इजाजत दिया? इस्लाम के अंदर हमारा जो कानून है, कानून इस्लाम, उसके अंदर क्या है कि अदल है। आप किसी ने अगर ये पेंसिल तोड़ी तो उसका बदला सिर्फ इतना है कि जितना उसने पेंसिल तोड़ी। सही। इंतकाम अदरवाइज हमारे दीन के अंदर गुनाह है, मना है, हम इंतकाम ले ही नहीं सकते।
यहां पर बात वापस लाते हैं कि जुर्रत क्यों हुई है, किसी की भी जुर्रत क्यों हुई कि उसने जाकर ये काम किया। क्या इतना हमारी लॉलेस सोसाइटी हो गई है? क्या इतना उनके पास इख्तियार हासिल है कि वो इसके नाम पर, दीन के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर जाकर वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? उनको खौफ ही नहीं है। खौफ दिलवाने वालों ने बेखौफ करके रख दिया। सबसे पहले जरूरत है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए, ठीक, लॉ इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि किसी की जुर्रत ही ना हो। आज तक आप ये जो मोटरवे के ऊपर चलान आप 700 कर रहे हैं, परवाही किसी को कोई नहीं है, वो दोबारा तोड़ते, वो कहता है 700 ही देना है ना। आप आज 20,000 रुपए चालान करें, फिर देखें मोटरवे के ऊपर को तोड़ता है उस कानून को। हमारा इशू ये है कि हमने कानून का निफाज किया ही नहीं है। हमारा इशू ये है कि हमारे लोग बेखौफ हैं। हमारा इशू ये है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि उन्होंने ये काम नहीं करना। हमने उनको इल्म की तरफ तो लाना ही लाना है। इल्म लाएं, आप इल्म की कोशिश करें, उनको तफहीम सिखाएं। क्यों नहीं सिखाई 70 सालों में? हमें उनको कानून का डर ना हो ना, आप जो मर्जी सिखाओ। बिल्कुल, आप ये नहीं समझते कि जो इससे पहले वाकयात की तरफ आपने इशारा किया, उधर अगर उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स मिल जाती तो लोग 2 दफा सोचते ऐसा 100%, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 100% हमारे पास जुर्म के ऊपर जरी कर दिया गया लोगों को। जुर्म के ऊपर डू नॉट कंसिडर कि वो जुर्म कर रहे हैं, परवाही कोई नहीं है। यानी उनको ये समझ ही नहीं आती कि ये कितना बड़ा जुर्म है। फिर वो जब एक दफा करते हैं उस पर नहीं पूछा जाता, दूसरी दफा करते हैं, तीसरी दफा एक चीज आम बन जाती है, फिर अल्लाह ताला माफ करे, मैं शायद उसके अंदर ज्यादा नहीं जाता हूं, फिर आई डोंट नो कितने डिवाइडेड हैं हम। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, जिस पर जो इल्जाम लगा दे, किसी की जबान रुकती नहीं है। किसी का जब जबान नहीं रुकती तो हाथ नहीं रुकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आपका। आमिर गौरी साहब से मैं सवाल करके आपकी जानिब आता हूँ। आमिर गौरी साहब, अब तो माजी की बातें बड़ी हम करते हैं, हो गई, ये नहीं किया हमने, यहाँ स्टेप नहीं लिया, लेकिन अब एक और मौका है कि अगर जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं, अदालत से सज़ा मिल जाए, तो वो इतनी मिसाली सज़ा होनी चाहिए और उनको कोई रिलीफ ना हो, ताकि आइंदा किसी किस्म की हरकत करने से पहले लोग 10 दफ़ा सोचें। आमिर गौरी साहब। शहजाद, बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट इशू है और हालांकि बहुत सारी हैं वो रोकड़ी साहब ने कर दी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जो जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, आपने भी शायद इतनी पढ़ी हो, ज़्यादा पढ़ी होगी, पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 बड़े मसाइल हैं ना इस इशू के ऊपर, वो ये है शहजाद कि एक तो जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस है बहसीयत कौम, वो ये अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इक्वल सिटीजन्स हैं ऑफ द स्टेट। ठीक है ना? हम इस तरह करते हैं जिस तरह उनको हमने जो है ना कोई थाली में कोई चीज़ डाल के देनी हो कि हम एक तरफ बैठ के खा लें, आपको भी हम यहाँ पर सांस लेने का हक दे रहे हैं, रहने का हक दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहबी जो आप समझें कि उनका ताल्लुक हो मिनॉरिटी से। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ जो 40,000 से ज़्यादा मदरसे हैं उनमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर फ़र्ज़ किया बहसीयत मुसलमान हमने बिलीव करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो बाकी अंबिया गुजरे हैं वो कुरान मजीद के मुताबिक हमारे भी नबी हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया उनके कुछ जो फॉलोअर्स हैं क्या वो भी हमारे साथ बहसीयत ईसाई, यहूदी या कोई और मज़हब के लोग जो हैं वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते? ठीक है ना? रियासत जो है वो पिछले 76 साल में इसलिए फेल हुई है कि आई एम सॉरी टू से, अनीक अब नहीं है, पुराने दोस्त हैं हमारे, वो सुनते तो यकीन एग्री करते, रोकड़ी साहब भी करेंगे, कि जो कायद आज़म का जो भी इस रियासत के बारे में नज़रिया था वो बहुत पहले फौत हो गया है। आई एम सॉरी टू से, ठीक है ना? और ये जो नज़रिया लेके हम चल रहे हैं ना, जिसमें बातें हैं, उसमें कितनी मर्जी आप कॉन्फ्रेंसेस करा लें, उसके अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी। ये जो कहना है ना कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, भाई इस्लाम तो नहीं देता, लेकिन हम क्यों देते हैं? इसलिए जब रोकड़ी साहब ये कह रहे थे कि एक लंबी तारीख है इस मुल्क के अंदर जहां पे कभी एक इलाके में कभी दूसरे इलाके में हमेशा ये होता है। मैं सिर्फ एक पॉइंट उठाता हूं कि मैं बहुत दफा लिख भी चुका हूं, उस पर बोल भी चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं। उसमें शहजाद ये है कि अगर फर्ज किया इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज बेचारे इतने कमजोर हैं कि वो हमारे साथ आंखों में आंखें डाल के तो बात कर नहीं सकते, जी जी, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो मस्जिदों के आसपास जो है वो कुरान पाक के सफ़े जलाएंगे या मस्जिदों की दीवारों पे जो है वो इस तरह की चीजें लिखेंगे जो इस्लाम के खिलाफ हैं। वो इसका मतलब अगर लिख रहा है कोई तो वो पागल है, उसका इलाज करवाएं। कभी इस तरह नहीं हुआ। और फिर ये जो चीज है ना कि सजा हो,
دیکھیں سیویرٹی آف دا پنشمنٹ جو ہے نا وہ کبھی مسئلے کو حل نہیں کرتی. ہمارے ہاں بیسٹ پریکٹس ہے 54-55 اسلامی ملک ہیں, آپ مجھے کسی ایک ملک کی مثال دے دیں جہاں اتنے تواتر کے ساتھ اس طرح کے کام ہوتے ہوں, لاؤڈ سپیکر اور نو لاؤڈ سپیکر. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہوتا, وہ ملک جو ہیں وہاں پہ اسلام وہیں سے آیا تھا, وہیں سے پھیلا ساری دنیا میں, ترکی میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں. یہ بیسٹ پریکٹس ہے, اگر ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے ہمیں جانا پڑے گا. اگر یہ جو اگلے ہفتے, آخری بات میں کہہ رہا ہوں, اگلے ہفتے یہ جو ہو رہا ہے, جو بھی اجلاس کی کرنا چاہ رہی ہے حکومت, جی اگر یہ اس طرف وہاں یہ انٹروڈیوس کروا دیں کہ جو مساجد کا جو بھی یعنی مدرسوں کا جو کریکولم ہے وہ ریاست جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرے گی. اگر نہیں کرے گی تو یقین کریں بالکل جی, یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عامر غوری صاحب. اور آج سے نہیں, ہم ارلی ڈیز آف جنرل مشرف سے سنتے آ رہے ہیں, اور بلکہ اس پہ کام بھی ہوا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہو, کریکولم چینج ہو, ان کو مین سٹریم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی طرح ان کو لے کے آئیں, ایٹ پار لے کے آئیں. میرا جھگڑا ہو گیا تھا مشرف صاحب سے لنڈن میں, جب میں نے یہی ایشو اٹھایا تھا, اس وقت بھی ان کے زمانے میں ہوا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری بات سنیں. اس وقت میں نے ایک مثال دی تھی کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہوم منسٹری ہے, اس کی بکس پہ 30,000 سے زیادہ رجسٹرڈ مدرسے ہیں. دو چیزیں, ایک ایسا مدرسہ بتا دیں پاکستان میں جہاں آپ کی خواہش ہوگی یا میری خواہش ہوگی, روکڑی صاحب کی یا انیق صاحب کی, کہ ان کا بچہ جو ہے وہ جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, قرآن پڑھنے کی نہیں, اعلیٰ تعلیم. دوسری چیز, جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ایک قانون بنا تھا کہ جو مدارس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے درس نظامی کا 8 سال کا کورس کیا ہوا ہے, ان کی ڈگری جو ہے وہ عربی کے ایم اے کے برابر ہوگی. جی بالکل. آپ کے پچھلے 40 سال میں عامر غوری صاحب, آپ سے دوبارہ میں رابطہ کرتا ہوں, کوئی کمیونیکیشن کا ایشو ہے. مجاہد بریلوی صاحب, یہیں سے اگر آغاز کریں کہ خالی مدارس کا ایشو نہیں ہے. اب ہم یہ وہاں پہ جو اعلانات ہوئے, اور جڑاوالا کا جو واقعہ ہے, وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مدارس کے بچے اس طرح ہوں, وہاں پہ عام لوگ جو وہاں پہ آس پاس رہتے تھے ان کو اشتعال دلا کے بلایا گیا. تو ایک تو بات وہی کہ آپ اپنے تعلیم کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں, لیکن یقیناً ان میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے, کوئی ملازمت پیشہ لوگ ہوں گے. کسی نے تو یہ سوچا ہوگا کہ بھائی یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے, مذہب تو دور کی بات. یہ بات ایک موب کی سائیکی ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ عام لوگ جو بدقسمتی سے بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ اپنے جو سری لنکا کا واقعہ آپ نے دیکھا نا, سری لنکن کے ساتھ جو ہوا تھا سیالکوٹ میں, اور ایک بات ہو گئی, اور باقاعدہ 200-250 لوگ تھے, کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی, وہ سب لوگ شامل تھے اس میں. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے ایمانہ واقعہ اور سانحہ ہوا, اس سے کچھ سیکھا ہم نے قطعی نہیں. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ ٹھیک ہے کہ ایوب خان کا دور ایک گزر ہم نے بھی دیکھا وہ بھی, لیکن یہ جنرل ضیاء الحق کا پورا 10 سالہ دور ایسا تھا جس نے ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر انتہا پسندی, شدت پسندی اور ہمارے کلچر کو اس طریقے سے شرائط کر گیا جو ہمارا حقیقی نہیں تھا. آپ وہ پریکٹس لے کے آئے جو سعودی عرب میں اور کسی پاک دنیا کے اسلامی ملک میں نہیں آپ نے کرا. آپ نے ایک ہپوکریسی کے نام پر آپ نے کہا کہ جی سر پہ دوپٹہ پہنیں گے, بھائی کپڑوں آپ لباس میں چلے گئے. آپ نے کہا جی ظہر کی نماز پڑھیں گے زبردستی, لوگوں سے آپ نے پڑھوایا, اور وہ پھر آپ نے کوڑے جیسی بدترین سزاؤں کو انٹروڈیوس کرا. 4 صحافی بھی اگر آپ کو یاد ہوا کہ اس صحافیوں کو کوڑے مارے گئے تھے, آپ وہ تمام سزائیں دکھائے, اور یہ کہ وہ جینون نہیں تھے, انہوں نے سیاست کے نام پر کرا, پروکریسی کے نام پر کرا, آپ کے اسکرینوں کو آپ کے. مجاہد بریلوی صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. ایک سوال ہے میرا یہاں پہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بریلوی صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. خرم صاحب, آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں. ہمیں ہر شخص, کسی بھی آپ مذہبی اسکالر کو دیکھ لیں, وہ ٹی وی پہ ہو یا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوں, حکومت کوئی بھی ہو, یہ کہتے ہیں کہ جی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں, اور ہم اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن پھر جب ایسی صورتحال آتی ہے تو وہ پھر وہ برابری کے پاکستانی وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی جو ہمارا جو کچھ ایریاز ہیں کوئی برابر نہیں سمجھتا. ہم یہ ہماری ایک خام خیالی ہے ہمارے, میں خام خیالی نہیں, میرا ایک اور تجزیہ ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں پھرنے کے بعد. میرا یہ تجزیہ ہے کہ پنجاب کی جو سینٹرل پنجاب ہے اس کی روش ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں نے ایک جگہ پہ بات کی, میں نے کہا اگر یہی واقعہ کے پی میں ہو ایسے نہیں ہوگا.
आप नहीं सुनेंगे कभी केपी के अंदर और किस्म की इंतहा पसंदी को अरूज मिला, उसके अलहदा मुहर्रिकात हैं। लेकिन आप इस तरह का वाकया केपी में नहीं सुनेंगे, इस तरह का वाकया आप बलूचिस्तान में नहीं सुनेंगे, इवन सिंध में नहीं सुनेंगे। सिंध में बहुत रवादारी है लोगों के अंदर, सिंध में और इश्यूज हैं जिनको हम कह सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक एरिया है सेंट्रल पंजाब में आप जितने पर उठाएंगे आपको ये वाकयात यहां पे मिलेंगे। मैं मिलाइन नहीं कर रहा हूं, लोग नाराज हो जाते हैं कई दफा, कहते हैं क्या आप तो उस इलाके से ताल्लुक है? मेरा नहीं, हमारे ताल्लुक तो खैर उस इलाके से नहीं है, थोड़ा सा साथ लेकिन हम रहे जब पाकिस्तान में फिरते हैं तो देखते हैं दूसरे को, जैसे पोटोहार के अंदर आपको ये रविश नहीं मिलेगी आपको। ये जो मुश्तइल होना जज्बात की बुनियाद पर और इस काम को दीनी समझना और किसी पे भी कोई इल्जाम लग जाए उसके बाद एक शदीद रिएक्ट करना, इसके ऊपर जहालत का एक बहुत बड़ा तमगा फिट होता है। जहालत, जुल्म, जहालत और जुल्म, सही, ये कंक्लूजन है। यानी शदीद जहालत, शदीद जुल्म, उसके नतीजे के अंदर ये चीज हो जाती है। व्हाट वी हैव टू डू इज, हम ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, ये होती रहती हैं ये कॉन्फ्रेंसेस। करना में ये चाहिए कि हमें इलाकों के ऊपर, ईरान का एक मॉडल है, मैंने पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान उसकी गवर्नमेंट में उसको मैंने ये बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी को हम सही तरीके से तरफ जाने वाली की कोशिश नहीं करते। एक मॉडल है, मुझे मॉडल वो किसी से मिला, मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया। मॉडल है कि उन्होंने, अब जैसे एक उन्होंने बात की ना कि बाकी ममालिक में ये इशू क्यों नहीं है, सऊदिया है, दूसरे ममालिक हैं, बाकी ममालिक में इशू नहीं है, ये बदबख्ती हमारे पास क्यों है और हमारे पास भी स्पेसिफिक एरिया में क्यों है। वो मॉडल ये था ईरान का कि उन्होंने इलाके को, अपने इलाके में उन्होंने एक टीम बनाई, सबसे पहले दानिश्वरों की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक ग्रुप उन्होंने बनाया और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया पूरे मुल्क को। हो सकता है कि एक इलाके में से टीबी की खबर ज्यादा आ रही है, एक इलाके में से आपको फलानी बीमारी ज्यादा मिल रही है, एक इलाके में एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, जैसे मेरा मियां वाली है, 160 मर्डर्स इन 1 ईयर। पाकिस्तान पूरे में सबसे ज्यादा तादाद है मर्डर्स की। मैंने मिन्नत की जाके, मैंने कहा यार हमें स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। मैं लिंक कर रहा हूं बातों को, ये इशू बाकी इलाकों का नहीं है, हमारे इलाके में मर्डर का इशू है, हमें स्पेसिफिकली डील करो और हमें स्पीडी ट्रायल दो, क्या, ताकि यहां पे लोगों को दुरुस्त किया जा सके, एजुकेट किया जा सके और डर हो। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर यहीं से आई लाइक टू कंटिन्यू, यहीं से बात करते हैं। नाज़रीन, उसके बाद दोबारा हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
628 ईस्वी में रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ईसाइयों के नाम लिखा गया खत। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला की तरफ से ईसाइयत कबूल करने वालों के लिए है, खा वो दूर हों या नजदीक। ये एक अहद है कि हम इनके साथ हैं। बेशक मैं, मेरे खिदमतगार, मेरे मददगार और पैरोकार इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि ईसाई भी मेरे शहरी हैं, और खुदा की कसम मैं इस बात से परहेज करूंगा जो इनको नाखुश करे उन पर कोई जबर नहीं होगा, ना उनके मुनसिफों को उनके ओहदों से हटाया जाएगा और ना ही उनके राहबों को उनकी खानकाहों से। उनकी इबादत गाहों को कोई भी तबाह नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ना ही वहां से कोई शय मुसलमानों की इबादत गाहों में ले जाई जाएगी। अगर किसी ने वहां से कोई चीज ली तो वो खुदा का अहद तोड़ने और उसके नबी की नाफरमानी का मुर्तकिब होगा। बेशक वो मेरे इत्तेहादी हैं और उन्हें इन तमाम के खिलाफ मेरी अमान हासिल है जिनसे वो नफरत करते हैं। कोई भी उन्हें सफर या जंग पर मजबूर नहीं करेगा, बल्कि मुसलमान उनके लिए जंग करेंगे। अगर कोई ईसाई औरत किसी मुसलमान से शादी करेगी तो ऐसा उसकी मर्जी के बगैर हरगिज नहीं होगा, और उस औरत को इबादत के लिए गिरजाघर जाने से रोका नहीं जाएगा। इनके गिरजाघरों का एहतराम किया जाएगा। इन्हें गिरजाघरों की मरम्मत या अपने मुआहदों के एहतराम से नहीं रोका जाएगा। कौम में से कोई भी फर्द यानी कोई भी मुसलमान रोज़े क़यामत तक इस मुआहदे से रूगर्दानी नहीं करेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म और ने शान जड़ामाला पर सैर हासिल गुफ्तगू की, अहकामात जारी किए अपनी टीम को, और उसके साथ कराची का भी विज़िट किया, मज़ार कायद का। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इससे पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, उसी पॉइंट को आप मुकम्मल कर लें। मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि हर इलाके के मसाइल मुख्तलिफ हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एक पॉलिसी बना के पूरे मुल्क पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या ये मुनासिब तरीका है या आपको टेलर मेड पॉलिसीज चाहिए हर इलाके के हवाले से? सर, यही मैं जो बात कर रहा था ना कि ये तरीका ही नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान को मिलाइन कर दें। नहीं है सारे लोग ऐसे। हम थोड़ा सा स्टडी कर लें कि कौन सा वाकया किस इलाके के अंदर हो रहा है, और हम लानत मलामत तो एक हो गई, काफी हो गई। अब फिर हम फोकस कर लें कि उस इलाके का ये स्पेसिफिक इशू है, हम उस इलाके को फोकस करें, बाकी पाकिस्तान को रहने दें। बाकी पाकिस्तान में इशू ही नहीं है, तो सारों को गंदा करने की जरूरत नहीं है। जिस इलाके का ये इशू आ रहा है उस इलाके के लोगों की इस बीमारी को, यानी ये बीमारी वहां पर क्यों है, हम उसको फोकस करके उस बीमारी का इलाज करें। मैं एक मिसाल से आपको देता हूं। मैं आता था मियावाली, मुजफ्फरगढ़ एक रोड है, मुजफ्फरगढ़ रोड से आप आगे आए तो रात शाम के टाइम पे वहां धुआं फैल जाता है हर तरफ। मेरे एक कजन है, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा टीबी की जो रेशो है इस पट्टी के अंदर है। लंग्स की बीमारी होती है और बंदे 40-50 की एज में मर गए, फौत हो गए बेचारे। वजह क्या थी? वहां पे कोयले की जो भट्टियां हैं वो वहां पे इजाजत है, हद तक कि वो लॉ के खिलाफ है, और पूरा कोयला बनता है उन भट्टियों के अंदर। तो वो जो स्मोक खड़ी होती है वो इतनी शदीद होती है कि बच्चे, नौजवान, औरतें बीमार होकर मर गए। मैंने उसमें भी कोशिश की कि इस इलाके में इस चीज को बंद किया जा सके। हर तरफ कहीं एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, कहीं आपको कारोकारी का इशू मिलेगा, कहीं आपको क्या मिलेगा। तो हमें बीमारियों को इलाकों के लिहाज से तशखीस करके उनके ऊपर जाना चाहिए। ये इशू आपको आज आप स्टडी करें, 40 वाकयात लें, इसी बेल्ट के अंदर आप मिलेंगे। क्यों? अच्छा, फिर कानून होना लाजिम है। हम जब मिसाल देते हैं दूसरे ममालिक की, ईरान की, सऊदिया की, बाकी ममालिक भी तो हैं दुनिया के अंदर मुसलमानों के, ये हैवानगी आपको वहां क्यों नहीं नजर आती? इसलिए कि वहां कानून है। यही पाकिस्तानी जब जाता है वहां पर, उसको कहे ना कि जरा कानून तोड़ के दिखाओ, क्योंकि वहां पे कानून इतना सख्त है। एक पुलिस का जो सिपाही है वो खड़ा है, वो लॉ है,
اور وہ قانون اس کے پیچھے اتنا مضبوط ہے کہ نہ اس کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے کسی کو جرم کے بعد، نہ کہیں سے، اور اس قانون کی وجہ سے وہ تہذیب کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ دنیا کا قدیم اسلوب ہے کہ جب آپ کا قانون ہوگا آپ تب تہذیب کے دائرے میں آئیں گے۔ علم آپ جتنا مرضی دیتے رہیں، کتابیں آپ جتنی مرضی پڑھائیں، کانفرنسز آپ جتنی مرضی کریں، جب تک قانون کا نفاذ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجاہد بریلوی صاحب، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو خرم حمید صاحب نے کہا کہ زیادہ تر ایشوز اس نوعیت کے ایک پرٹیکولر علاقے میں یا بیلٹ میں ہمیں نظر آئے ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت کو، نگران حکومت کو، صوبائی نگران حکومت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز پہ، چاہے جیسے بھی کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ریاست کی ریٹ کو سختی سے استعمال کریں؟ مجاہد بریلوی صاحب دیکھیے، تو میں اچھی بات یہ ہے کہ شاید آپ کے یہاں اس طرح پابندی نہیں ہوگی نا، اگر ورنہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتحادی جماعتوں کی کوئی بیٹھا ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی ہے میرے لیے۔ اور جو میں جنرل ضیاء الحق کو یاد اس لیے کر رہا تھا کہ ان کی روح ابھی بھی زندہ ہے، جس طرح آئین میں تبدیلی کے لیے شہید انتظامیہ کی روح زندہ ہے نا، جو میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ بعد پھر وہ بھی نظریہ ضرورت نکال دیں گے کہ دیکھیے کیسے الیکشن 6 ماہ بعد بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ضیاء الحق ڈیپ بول گئے اور سوری ٹو سے، اس لیے نہیں کہ چلے گئے ہیں یہ شریف، آپ کو علم ہوگا کہ ضیاء الحق شہید ہوئے یا جو بھی کوئی انتقال ہوا، اس کے بعد ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہتے رہے کہ جناب میں جنرل ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا۔ عامر غوری یہاں بیٹھے بڑے سینئر صحافی ہیں، ہم نے کئی بار پوچھا ان سے کہ جنرل ضیاء الحق کا مشن کیا تھا؟ کلاشن کوف آئی، ہیروئن آئی، میں نے کہا نا ایک ہپوکریسی کا کلچر آیا، آپ نے جو مدرسوں کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ لاکھوں میں ہو گئی، ان کی فنڈنگ کی گئی۔ اگر جینون مدارس ہوتے نا، جینون جیسے ہم لوگ جن مدرسوں میں جا کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر وہ کرتے تھے، وہ نہیں، آپ ذرا جا کے دیکھیے کا جو ہے ذرا مدرسہ، مدارس نہیں، قلعے ہیں، قلعے روکڑی صاحب اور عامر غوری نے دیکھے ہوں گے، ایسے سربند قلعے جہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا باقاعدہ جنگوں کے منصوبے بنتے ہیں اور پھر ان کو پناہیں دی گئی خود اسلام آباد کے قلب میں۔ اب میں جگہ کا کیا نام لوں جناب، وہ قلعہ کیا بنا رہا، آپ کے آنکھوں کے نیچے کیا ہوتا رہا، اور ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ آپ کیا بات، ہم اس طرح کی جو یعنی میں تو کوئی تبلیغی آدمی نہیں ہوں، مبلغ نہیں ہوں کہ آپ کو تلقین کرنے لگوں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ریاست کے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے آنکھیں چرائیں اس ریئلٹی سے جو بار بار ہمیں کبھی ایک سیالکوٹ کی شکل میں، کبھی ایک اور پہلے لاہور کے واقعی شکل میں سے نظر آتی ہیں، اور خود یہ لوگ بیٹھ کر اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں، بنگلوں میں، مدرسوں میں، یورپ کے اور کرتے ذرا ان کے بڑے بڑے علماء کرام کے آپ ڈرائنگ روم تو دیکھیے۔ اچھا، یہ جو گفتگو آپ کہہ رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب، آپ بالکل تاریخ کے تناظر میں درست بات کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ جو ماضی میں ہوا اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، لیکن اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ آگے کی تھوڑی سی ہم نے راہ بھی دکھانی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ میرے دونوں بہت سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، عامر غوری اور میجر روکڑی، جو قومیں ماضی سے نہیں سیکھتی تاریخ ان کے سامنے اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جی بالکل، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم ماضی کو کیسے کرتے ہیں بھائی۔ آپ کے 2011 سے لے کر 2021 تک 1287 واقعے ہوئے، لوگ پکڑے گئے اس مقدمے میں، 79 لوگ قتل ہوئے ہیں اس میں۔ آپ مجھے اب تک یہ بتا دیجئے کہ ان لوگوں میں کتنے کیسز کے فیصلے ہوئے۔ یہ تحقیق ہے، آپ کہہ رہے ہیں آج سے شروع کریں، آج سے کر ہی نہیں سکتے ہم۔ میں نے کہا نا آپ کیا جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کے تعلیم دی جا رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا ہمارے ہاں جو سب سے اچھا مدارس کا ایک ادارہ ہوا کرتا تھا، اس کو آپ نے ان لوگوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا۔ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کن کن راستوں سے گزرتے ہوئے بھاولپور اور ملتان میں وہاں مدارسوں میں کیسے مورچے لگائے گئے ہیں؟ آج خیبر پختونخوا میں ہمارے نوجوان فوجی جوان کس طرح شہید کیے جا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، وہی شدت پسندی جیت پہ کہیے، اور جو ایک آدمی کافی ہوتا ہے آگ لگانے کے لیے، جس طرح یہ واقعہ ہوئے جو مسجد سے اعلان کر رہا تھا۔ بالکل صحیح، مجھے ایک نہیں ہے، بیشمار کیسز ہیں، آپ کیسز اٹھا لیں، آپ کے ماشاءاللہ ریسرچ ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ اگر آپ سعودی عرب میں، تو ہم نہیں کہتے کہ 7 پاکستانیوں کو پھانسی دے دی، 12 پاکستانیوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ نے کرا؟ اس وقت کتنے ہمارے 5,500 پاکستانی سعودی عرب کی جیل میں ہیں، یو اے ای کی جیلوں میں، امریکہ سے زیادہ، یورپ سے زیادہ اس وقت ہمارے اسلامی ملکوں میں جیلوں میں بیچارے غریب، کسی نے چوری کر لی ہوگی، کسی نے پاسپورٹ کر دیا ہوگا۔ روکڑی صاحب ایسا ہے یا نہیں؟
नहीं है। बिल्कुल, आप मुजाहिद बरेलवी साहब ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि माजी से जो नहीं सीखते वो नुकसान उठाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब एक चैलेंज है सामने, अब ये रियासत हुकूमत के सामने एक मौका भी है कि वो माजी की मिसालों को गलत साबित कर दे और मतलब आगे बढ़ के सही काम करें, दुरुस्त करें। चले, आपको खुश करने के लिए मैं क्या कहूँ, मैं अपने दादा मेरे बैठे हैं गौरी साहब को मैं वक्त देता हूँ, इनसे मेरी बड़ी याद पुरानी है कि चाहे इस बात को आगे बढ़ा दे। मैंने तो यहाँ तक इससे कह दिया और आपने अच्छा हुआ सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, ये भी काफी है। सरकारी टीवी पे इतना भी वक्त कम होता है। नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि अब माजी की बात तो अपनी जगह पे। खैर, आमिर गौरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जो मुजाहिद बरेलवी साहब बात कर रहे थे? आमिर गौरी साहब, आवाज आ रही है आपको? आमिर गौरी साहब, कैन यू हियर मी? I can hear you. जी, अभी मुजाहिद बरेलवी साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी कि माजी के हवाले दे रहे थे और कहा कि हमने माजी में बहुत गलतियां की, नहीं सीखा, बहुत काम कर सकते थे, अगर रियासत की रेट मजबूती से कायम इन इशूज़ पर होती तो मिसाली सजाएं दी जाती तो ये वाक़यात दोबारा बार बार रूनुमा ना होते। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब ये वाक़या हुआ और अब अगर हमने माजी की रविश को तरक करके कोई अच्छी बात कर दी, उनको मिसाली सजाएं दे दी, लोगों की जहन साजी का काम शुरू कर दिया, तो ये तो एक अच्छी जो है वो बिगनिंग होगी हमारे लिए। आपने जो सवाल है पूछा था, मैं उससे एग्री करता हूँ कि देखें कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक छोटी सी बात इसी तरह सिग्नल कमजोरी रहेगी, वो मैं ये कह रहा था कि ज़ियाउल-हक साहब के जमाने में जो कुछ लॉज चेंज हुए थे उसके तहत जो मदारिस की डिग्री थी 8 साला, उसको अरबी के MA के बराबर कहा गया था। लेकिन यकीन करें पिछले 40-50 सालों में एक स्टूडेंट जो है जो मदरसों से निकला हुआ वो सिविल सर्विसेज का हिस्सा नहीं बना, वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं बना, वो पाकिस्तान में किसी अच्छी नौकरी मतलब बैंक के अंदर जो है नौकरी नहीं ले सका। तो ये गरीबों की किस्मत नहीं है कि हम सिर्फ ये कह के कि जी वहां पे उनको रोटी मिलती है और वो बेचारे गरीब जो है अपने बच्चों को भेज देते हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। नंबर 1। लेकिन मेरा इस पे एक पॉइंट है आमिर गौरी साहब, एक पॉइंट है मेरा। काम तो बड़े आसानी से हो सकते हैं। एक सवाल है, ये देख लें कि जिस तरह पिछले मुल्कों में प्रोपिगेशन के साथ साथ जो तादाद बढ़ी है मदरसों की, हर मोहल्ले में आपको कम से कम 5-5 मस्जिदें। एक सवाल सुनिएगा आमिर गौरी साहब, एक सवाल सुन लें। मदरसे भी होंगे, एक सवाल 40,000 मदरसे जो हैं ये बुक्स के ऊपर हैं, ये कोई मतलब ये फिक्रे जो आपको नजर आ जाएंगे। जी सिर्फ 100 बच्चा ही पढ़ रहा हो तो इसका मतलब है 4 मिलियन लड़के जो है हम हर साल मार्केट के अंदर। अच्छा, लेकिन एक बात जरा थोड़ी सी वाज़ेह कर दें कि ठीक है कि प्रॉब्लम उन एरियाज में या उन इंस्टीट्यूशन में है, बात दुरुस्त है, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसे वाकयात में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं कि जिनका ताल्लुक किसी मदरसे से नहीं है। मैं इस वाक़े को 9 मई से जोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन जो इंतहा पसंदी है वो जब सामने आती है तो उसमें हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो बड़े क्वालिफाइड हैं, बड़े इदारों से पढ़े हुए हैं या उनका मदारस से ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में, या मैं सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि जो बाकी लोग हैं जिनका कोई मजहबी बैकग्राउंड भी नहीं है और वो आके ये कार्रवाई कर देते हैं, चाहे 9 मई का वाक़या हो या जड़ावाला का वाक़या हो, तो फिर इन लोगों को आप किस तरीके से डील करेंगे? ये तो मदारिस का काम नहीं है, तो रियासत का काम है। डील देखें, डील जो है ना वो फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो मसला जो 75 साल से चल रहा है, ये 75 साल नहीं चलेगा तो कम से कम 30 साल चलेगा। क्यों? देखे ना, किसी मदरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने कॉप्टिक क्रिश्चियन के साथ किया था इजिप्ट में, वो अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वो टर्की के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, मतलब टॉपकापी म्यूजियम में। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि जो ईसाइयों से लड़ेगा वो मेरे से लड़ेगा, ठीक है। ईसाई हमारे भाई हैं। ये किसी मदरसे के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ कहीं पढ़ाया जाता है? यहाँ यहूद और हनूद के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी ने बताया कि अगर फर्ज किया कराची के अंदर एक वक्त के अंदर यहूदी भी रहते थे, वो यहाँ से इसलिए चले गए कि मतलब उनकी जिंदगी को खतरा था। अब इजराइल जिस वक्त मैं गया था तो वहां वो रहते हैं, वो अभी तक उर्दू बोलते हैं, थोड़ी सी तादाद है, लेकिन जो हम मैसेज दे रहे हैं सारी दुनिया को वो ये है कि हम जो है मजहब के नाम पे फौरी तौर पे हमारा रिएक्शन एंग्री होता है। आखिरी चीज जो छोटी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल में जो गवर्नमेंट के हैं, देखिए हजारों स्कूल हैं, लाखों बल्कि होंगे, उसमें अगर आप प्राइमरी स्कूल के अंदर कुरान और उसकी तर्जमा जो है उसको एक सिलेबस के हिस्सा बना दें, वो एक सब्जेक्ट गिरा के, तो एक तो जो मौलवी साहब पढ़ा रहे होंगे वो आपकी नजर में आ जाएंगे रियासत की कि अब क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी और चीजें जो हैं
कैथोलिक मतलब चर्चेज की तरह हमारे यहाँ होती हैं, हम उनको यहाँ जिक्र नहीं कर सकते आपके टेलीविजन पे। तो एक तो उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, चलें, दूसरा ये है कि ठीक, रियासत ठीक। के उसमें आ जाएगा नजर में कि वो पढ़ा क्या रहा है। वेरी राइट, यानी कि मॉनिटरिंग और रजिस्ट्रेशन। खैर मैं इस पे बात करता हूँ। फाइनली रोकड़ी साहब, एक जो लोग हैं जो मतलब एक अपना ओपिनियन रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर वाकया हुआ कि कुरान करीम की बेहुरमती की गई, उनके औराक की बेहुरमती, ये भी एक जुर्म है मतलब कानून के नज़र में। अगर ऐसे वाक़यात पे फौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएँ, लोगों को गिरफ्तार करें, अदालतें उन्हें सज़ा दें और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाए, तो लोगों का ये रिएक्शन नहीं आएगा। वो ये आर्गूमेंट देते हैं कि क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट है या जुडिशरी है वो वक्त पर फैसले शायद नहीं कर पाते, पकड़ नहीं सकते, उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए लोग कानून को हाथ में लेते हैं कि जी वो नहीं करे तो हम कर लें। देखें, इसमें क्या शक है, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स हमें हर सतह पे, हर शोबा में चाहिए। अदम बर्दाश्त क्यों है? यानी अदम बर्दाश्त यही जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्यों ठीक काम करते हैं? प्राइवेट सेक्टर जो जहाँ पे उन्हें पता हो कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, वहाँ क्यों ठीक काम करते हैं? सरकारी महकमों के अंदर बैठ के कानून तो बड़ी हर गलत काम करने पे जरी हैं, क्यों? बिकॉज दे नो कि जॉब थ्रेट ही कोई नहीं है। लेकिन हम एक रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं बरेलवी साहब की बात से इत्तफाक करता हूं। 80s के बाद का जो पाकिस्तान है, वो उसमें जो चेंजेस हैं या जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस हैं वो वाकई बहुत अजीबो गरीब है, और फिर उस तमाम चेंजेस को कर्टेल नहीं किया गया, उनके ऊपर नजर नहीं रखी गई, उनको दुरुस्त करने की जरूरत महसूस नहीं की गई। प्रॉक्सी वॉर्स के लिए हमारा मुल्क बना रहा, कभी किसी मुल्क की गेम खेल रहा है, कभी किसी मुल्क की हमारे लोग गेम खेल रहे हैं, कोई कहां इस्तेमाल हो रहा है, कोई कहां हो रहा है। तो हमने प्रायोरिटी पाकिस्तान को कब देनी है ये हमने सोचना है ना। हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अदम बर्दाश्त जो है इसके लिए कवानीन के ठीक होने की जरूरत है, इदारों के ठीक होने की जरूरत है। अब स्पेसिफिकली ये जो इल्जाम लगा दें, चलें एक बंदे पे इल्जाम लग गया, उसने किया या नहीं किया इसका क्या मालूम है? अल्लाह माफ करे, किस यानी इसका मतलब है किसी पे कोई भी इल्जाम लगा दे वो बंदा गया। अच्छा, न इंक्वायरी हो न कुछ हो, उससे पहले मॉब खड़ा हो जाए और हैवानों की तरह जाके कमल कर दे, इसलिए कि उसको वो जुर्म लगता ही नहीं है। वो समझ रहा है कि मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं। अभी यहां पर मैं एक और भी चीज आपके तो बस ये कहूंगा कि इस वाकये की प्रॉपर इंक्वायरी करके लोगों को साथ बताना भी जरूरी है। आज एक बच्चों की वो कोलैप्स हुआ, वो जा रही थी, बच्चे जा रहे थे स्कूल, 7 घंटे मीडिया ने वो दिखा के पैनिक तो बढ़ा ही रखा, मान गया हम पैनिक बढ़ गया, लेकिन क्या यानी कोई तरीका उसकी कोई चीज अच्छी भी तो दिखाई जा सकती है ना। मैं यानी चीज को जोड़ रहा हूं। ये जो वाकया है मीडिया ने क्यों नहीं किया जाके किसको प्रॉपर इंक्वायर करके 100%। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसको अगर आप इंक्वायर करें आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे इन जालिमों ने किया क्या है। उस इंक्वायरी कोई मीडिया कह देता, वो गवर्नमेंट तो अपनी करेगी, उससे क्या फायदा होता कि लोग कुछ तो लोगों को समझ आता कि यार ये काम ऐसे भी हो सकता है, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक, सर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और हमें प्रॉपर कानून के नाफिज होने की जरूरत है, ये जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आमिर गौरी साहब, रेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा बात की रोकड़ी साहब ने कि कानून का नफाज, रियासत की रेट बहुत ज़रूरी है ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो। और इसके साथ साथ जो लोगों की जहन साजी है, अगर उनके जहनों में कोई ऐसी चीज़ है, कोई मिसकंसेप्शंस हैं, गलत तासुरात हैं, तो उसको भी दूर करने, और जिसमें काम यकीनन आता है हमारे उलमा कराम का भी। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जो वज़ीर आज़म ने बैनुल मज़ाहिब हमांगी कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें इन सवालों का हमें सैर हासिल जवाब मिलेगा और आगे वो इम्प्लीमेंट भी होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।